आ जाओ। अपना नेक्स्ट वीडियो है किस चीज़ के लिए? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, KTG। सो नाउ व्हाट डू वी स्टडी इन दिस चैप्टर? चलो फटाफट बताते जाओ। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रो मतलब मैक्रो में कौन कौन आता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड हो गया। तो माइक्रो के हेल्प से ये गैस मॉलिक्यूलर लेवल पर उसका स्पीड, उसके हेल्प से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का स्टडी, यही इस टॉपिक का मेन एम है। चलिए डन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला काम है हमारा क्या समझना? डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं ऐसे क्या ही बताऊं, आप लोग ऐसे करके ध्यान में रखिए कि अगर मोनो एटॉमिक गैस होगा तो मोनो एटॉमिक गैस का साइज समझो, साइज इसका बहुत छोटा होगा। अगर साइज बहुत छोटा है तो ऐसे में बिना साइज छोटा होने के बाद भी ये x डायरेक्शन में जा सकता है, y डायरेक्शन में जा सकता है, z डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन इतना छोटा साइज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट कितना बना रहेगा? जीरो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने का मतलब हुआ कि इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं बन सकता। डन है। सो ट्रांसलेटरी, पहले तो ये समझते कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैक्सिमम डायमेंशन इन विच एनर्जी इज इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड। जैसे अगर मान लेते हैं x डायरेक्शन में ये जा सकता है तो x एक डायरेक्शन है जिसमें कि एक एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है। y एक डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन में भी एक एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है ना। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन में इसके पास तीन अलग अलग डायरेक्शन है। सो थ्री डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड। ओके। सो अगर हम लोग मोनो एटॉमिक का बात करें तो ट्रांसलेटरी में कितने डायमेंशन हो गए? 3। रोटेटरी में कितने हो गए? 0। और वाइब्रेटरी में कितने हो गए? 0। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका? 3। सिमिलर टू डायटॉमिक का तो रूम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर उसके साथ वैरी करेगा। सो जितने भी लोग क्लास में हो गए प्रेजेंट, फटाफट बताते जाओ। अगर हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर का तो ट्रांसलेटरी 3 होगा या नहीं होगा? होगा। रोटेटरी में अगर ये मान लेते हैं ये डायटॉमिक है तो इस एक्सिस के अबाउट काउंट होगा, ये जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट भी काउंट होगा, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट काउंट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। इसलिए रोटेटरी में कितने वाले काउंट हो जाएंगे? 2 ना। और वाइब्रेटरी में इसमें कोई काउंट नहीं आएगा। ओके। लेकिन अगर यही टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो ऐसे में रोटेटरी भी काउंट नहीं होता, रोटेटरी मोशन जनरेट ही नहीं होता। ठीक है, तब ये दोनों ही खत्म हो गया तो सिर्फ क्या बच गया? 3। ओके। अगर मान लेते हैं हम लोग एट वेरी हाई टेम्परेचर का बात कर लें तो अब एट वेरी हाई टेम्परेचर पर तो ट्रांसलेटरी, रोटेटरी का अलावा वाइब्रेटरी भी जनरेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेटरी रहा, रोटेटरी रहा और वाइब्रेटरी भी आ जाएगा। एक वाइब्रेशन में 2 डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, 2 डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एक काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ऐसे भी काउंट कर सकते हो या नहीं तो तुम ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि उसमें 2 पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है। बट बेटर है काउंट करने का तरीका कि एक एनर्जी है काइनेटिक फॉर्म में और एक एनर्जी है पोटेंशियल के फॉर्म में। डन। सो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट आ जाओ हम लोग किस पर? पॉलीएटॉमिक पर। तो पॉलीएटॉमिक में हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन को हम लोग देखना चाह रहे हैं, वो है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कहने का सेंस ये हो गया कि हम लोग वाइब्रेशन को काउंट नहीं करना चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो अगर मान लेते हैं पॉलीएटॉमिक लीनियर है, लीनियर तो लीनियर में ट्रांसलेटरी आएगा लेकिन रोटेटरी में 2 ही आएगा क्योंकि तीनों सेम लाइन पर है। अगर सेम लाइन पर होगा एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन काउंट नहीं होगा, बाकी वाई और जेड के अबाउट होगा। डन है। वाइब्रेटरी तो काउंट ही नहीं करना है तो इसका 5 ही रह जाएगा। एंड अगर यही नॉन लीनियर हो जाए, अगर नॉन लीनियर है देन इन दैट केस ये इसमें रोटेशन में तीनों आ जाएगा काउंट में, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन जाएगा? 6। डन। सो इस चीज को पहले अपने दिमाग में बिठाइए। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट यही था। इसका बाद इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच ऑफ एनर्जी? हाफ kT। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी है। और कितना का एनर्जी है? तो ये है एनर्जी हाफ kT के इक्वल। डन। ओके। जैसे कि मान लिया अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू f है तो एक मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी बनेगा? व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी? तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना? तो f इंटू हाफ kT। डन है। ये हो गया 1 मॉलिक्यूल के लिए। फिर ऐसे ही अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, 1 मोल ऑफ गैस, तो जैसे एक मॉलिक्यूल के था तो 1 मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दे, एवोगाड्रो नंबर, तो Na इंटू के बन जाएगा R, F इंटू हाफ RT।
अगर हम मान लेते हैं n मोल्स के लिए अगर हम बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो n मोल्स, तब तो फिर ये n से मल्टीप्लाई कर दे, समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर तो 1 मोल के लिए था ही, अब इसको बस n से मल्टीप्लाई कर देते, ये बन गया। क्लियर? ओके, चलो। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी जब हम लोग कहते हैं तो इंटरनल एनर्जी द इज टोटल एनर्जी कंटेंट बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो एक गैस मॉलिक्यूल्स किस किस फॉर्म में एनर्जी को कंटेन कर सकता है? तो एक है काइनेटिक और एक है पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर हम लोग आइडियल गैस का बात करते हैं तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो पाता। व्हाई सो? पहला बात तो गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के केस में गैस मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, ये है वेरी स्मॉल इन साइज। और साथ ही साथ ये जो एक मॉलिक्यूल है और ये जो एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग क्या मानेंगे? जीरो। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कैसे होगा? तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के लिए क्या काउंट में रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडियल गैस। लेकिन अगर रियल होगा तो रियल में ऐसा नहीं, वो दूसरा वाला भी टर्म आ जाएगा। डन। अब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम लोगों ने क्या देखा था? जो भी ऊपर में देखा ना, क्या इक्वेशन देखा, ये देख लो फटाफट, ये वाला। तो F इंटू हाफ RT इंटू एम, जो भी है यहाँ पे लिखा हो वही सेम आंसर ऊपर वाले के लिए भी रह जाएगा। ये इसके लिए भी F इंटू हाफ RT इंटू एन, यहाँ पे nRT लिख दिया गया। डन। चलिए, इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले इसको समझने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको पहले रिमाइंड करवाना चाहता हूं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका आपको मैंने अच्छे से समझाया था। C इज इक्वल टू 1/n Q बाई डेल्टा T होता है। ठीक है, the heat amount of heat energy required to raise the temperature, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 unit change in temperature, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उसी को अगर हम लोगों ने ऐसे करके लिख दिया 1/n dQ/dt। ठीक है, स्मॉलर स्केल पर। डन। तो अगर यहाँ CV लिखना हो तब भी ऐसे लिखेंगे 1/n dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP लिखना हो तो 1/n dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ बात आ रहा है? अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अगर फर्स्ट लॉ को याद करें तो Q इज इक्वल्स टू हो जाता है W प्लस डेल्टा U। ठीक है, अगर कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो Q के जगह पर क्या बन जाएगा? सिंपली डेल्टा U। समझ में बात आ रहा है? तो Q के जगह पर क्या बन जाएगा? डेल्टा U। तो बस इसी रीजन से जब हम लोग CV लिखेंगे तो 1/n इस DQ की जगह DU लिख दें, DU। डन है? चलो यहां पर आ जाओ वापस से। CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका डेफिनेशन कैसा बन जाएगा? CV इक्वल्स टू 1/n du/dt। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लें, u ऊपर में पड़ा हुआ है, du/dt करके देख ले, ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा? FR/2। CV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? FR/2। ये थोड़े ही टाइम के बाद समझोगे कि CV का दो एक्सप्रेशन बनता है, एक CV इक्वल्स टू FR/2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी जब मैं गामा सिखा दूंगा तो CV इक्वल्स टू एक और एक्सप्रेशन सिखाऊंगा R/γ-1। सो यू हैव टू मेमोराइज बोथ ऑफ दिस फॉर्म्स। डन है? डन। ये यहीं पर ऐसे करके लिखा गया। डन। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। सिमिलरली अब हम लोग लिखाएंगे CP। तो CP भी, इसका भी डेफिनेशन कैसा बन जाएगा? CP यहां पर हो गया CP, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP 1/n dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP का वैल्यू क्या बन जाता है? CV प्लस R। डन। ओके, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं। चलो, C इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी, ये तो हमें पता ही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए ये है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस हमें पता है, कांस्टेंट प्रेशर का पता है CV और CP, तो क्या हम किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए C को लिख सकते हैं या नहीं? तो यस वी कैन राइट। तुम बस जनरल प्रोसेस के लिए रेडी हो जाओ। एक जनरल प्रोसेस को हम लोग कैसे लिखते हैं? P इंटू वी रेस्ट पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कैसे लिखते हैं? P इंटू वी रेस्ट पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पहले ये जनरल प्रोसेस को लिखने के लिए थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूं। जैसे कि मान ले कि किसी ने बोला P इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हो सकता है या नहीं? यस हो सकता है।
ये अपने फॉर्मेट में है, इसमें x के जगह पे 2 है। लेकिन अगर किसी ने बोला p स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या ये अपने जनरल प्रोसेस के फॉर्मेट में है? ये जनरल प्रोसेस तो है लेकिन अपने फॉर्म में नहीं है, तो इसको अपने फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, ये स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर रूट पड़ जाएगा, मतलब पूरे पर रूट तुम एक्चुअली में करना चाह रहे हो। तो p के जगह पर ये p स्क्वायर की जगह p बन गया, लेकिन रूट करने में यहाँ से स्क्वायर हटा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या आ गया? 1/2 रूट आ जाएगा। तो जब भी हटाते हैं एक जगह से पावर तो वो दूसरी जगह पर वो 1 में आ जाता है। ये बस आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे इस प्रोसेस को। तो जैसे मान लो कि कोई भी और प्रोसेस ले लेता हूँ, लेट इट बी पी क्यू वी इज इक्वल्स टू, अगर मैंने कांस्टेंट लिखा तो p इंटू इसको लिखोगे v रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ से पावर दूसरे पे डाल दो। मतलब अपना जनरल प्रोसेस को हमेशा p पे पावर 1 और v पे पावर जो भी रहेगा वो डालेंगे। डन। अगर तुमने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया तब तुमको c के लिए कुछ डेरिवेशन है, स्किप मारो, और ये बन जाएगा cv प्लस r/1 - x, बस यही वाला x वाला पावर। ठीक है, cv मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक क्या है वो तुमको ध्यान में रखना है। मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाता है cv 3r/2, डायटॉमिक के लिए, तो डायटॉमिक के लिए बहुत सारे केसेस हैं, बस आपको डायटॉमिक एट रूम टेम्परेचर वाला याद रखना है हमेशा 5r/2। और पॉलीएटॉमिक में भी 2 केसेस सिखाया, लेकिन पॉलीएटॉमिक में भी नॉन लीनियर वाला केस याद रखो जो होता है कितना 6r/2 विच इज 3r। डन है। तो ये एक क्या बता है 3r/2, दूसरा क्या बता है 5r/2 और तीसरा क्या बता है 6r/2 विच इज 3r। तो वो cv का वैल्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्लस r/1 - x इस पर डालो और ये c निकालते जाओ। डन। चलो शाबाश। चलो ये जैसे कुछ क्वेश्चन है, इसको तुमको पॉज करना है, हर एक के लिए c को निकाल करके चेक करना है। c अगर तुमने निकाल लिया तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि c अगर मालूम होता है तो हम लोग q निकाल पाते हैं डायरेक्टली, nc डेल्टा t अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ms डेल्टा t होता था, इसको तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ c आपको पता होना चाहिए। तो प्रोसेस पता होगा, c पता होगा, ये इक्वेशन अप्लाई करिए, हीट निकल जाएगा, आपको किसी और लॉ की जरूरत नहीं है। डन। चलो इस सारे को पॉज करके तुम लोग सॉल्व करेगा खुद से। चलिए अगला है गामा। गामा मतलब एडियाबेटिक एक्सपोनेंट और एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब वही है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, ये इसी चीज़ों को बता रहा है। इसका डेफिनेशन है Cp/Cv। जब हम लोग Cp के जगह पर ये रख देते हैं Cv प्लस R, तो कुछ ये बन जाएगा Cv प्लस R, सॉरी, अगर यहाँ पर Cv प्लस R यहाँ पर रख दिया जाए तो और सॉल्व करने तो Cv की जगह पर क्या बन जाएगा r/γ-1, अभी थोड़ा देर पहले सिखाया। ओके डन। और अगर हम Cv की जगह पर Fr/2 रख दे, Fr/2, और Cp की जगह पर Fr/2 प्लस R, Cv प्लस R, तब अगर सॉल्व कर दे तो गामा इक्वल टू बन जाएगा 1 + 2/f। तो जैसे हमने यहाँ पर गामा को लिखा है, बहुत बार तुमसे f पूछ लेगा, f इन टर्म्स ऑफ गामा, तो बताओ f के लिए क्या लिख दोगे, γ-1 इक्वल्स टू 2/f, तो f इज इक्वल्स टू 2/γ-1। आपको ऐसे करके रेडी रहना चाहिए। सो आपको ये गामा का एक्सप्रेशन और ये Cv का एक्सप्रेशन और एक Cv का एक्सप्रेशन पहले भी आया था, क्या बताया था मैंने, Fr/2। आपको ऑल द 3 एक्सप्रेशंस ध्यान में रखिए, Cp - Cv R सबको पता है। डन। ये रहा, इसको नोट में करके लिखवा भी दिया है, आप लोग नोट करिए। फिर ये एक चार्ट बनवाया है, मोनो, डाई, पॉली, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पहले Cp देन Cv, वाओ उल्टा काम किया इसने। ठीक है, Cp Cv गामा आप अपने अकॉर्डिंग बना लो, पहले Cv लिख लो, फिर Cp लिख लो, फिर गामा लिख लो। बस ध्यान में ये रखना कि देखो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रहा है, मोनो से डाई, डाई से पॉली, तो ये देखो गामा का वैल्यू घट रहा है, 1.67 से 1.4, 1.4 से 1.33। ठीक है, खुद से ये चार्ट को कंप्लीट करिएगा, देखना नहीं है। डन। अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर का। एक मिक्सचर कहने का मतलब होता है कि एक कंटेनर में अगर हम लोग मल्टीपल गैसेस को रखते हैं, हाँ, लेकिन गैसेस जो है आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ हम लोग फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, केमिकली नहीं, फिजिकली दे शुड बी नॉन रिएक्टिव टू ईच अदर। डन है। तो ऐसे में जब हमारा मिक्सचर तैयार होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है, जैसे पहला मोलर मास। मोलर मास के लिए N1M1 प्लस N2M2, तो N1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, M1 मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, ऐसे N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस, M2 मोलर मास ऑफ सेकंड गैस, N1 प्लस N2। सिमिलरली Cv ऑफ मिक्सचर फॉर्मूला देख लो, सिमिलरली Cp ऑफ मिक्सचर फॉर्मूला देख लो, ये तीनों का भी फॉर्मूला सिमिलर है। डन। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको Cv ऑफ मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको रट्टा मार लीजिए, Cv1 Cv2 सब। Cv तो हमेशा याद रखना, मोनो, डाई और पॉली, कभी भी हम पूछ सकते हैं क्लास में। डन। चलिए
आगे बढ़िए। हाँ यस, गामा ऑफ मिक्सचर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गामा ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर। तो इसके लिए N1 गामा 1 मत सोचना, Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर ऐसे सोचो। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन डेवलप कर लेगा, दैट इक्वेशन इज दिस वन। अगेन इसको भी तुम लोग फटाक से याद करो। तो इसको याद करने के, जैसे मान लो कि 1 गैस, 2 गैस, 3 गैस, 4 गैस, 5 गैस के लिए ऐसे ट्राई करो बोलने का, अपने आप याद हो जाएगा। तो जैसे पहला गैस है तो पहले गैस के लिए लिखेंगे N1 बाई गामा 1 माइनस 1, प्लस दूसरे वाले गैस के लिए लिखेंगे N2 बाई गामा 2 माइनस 1, प्लस तीसरे वाले के लिए लिखेंगे N3 बाई गामा 3 माइनस 1, चौथे के लिए लिखेंगे N4 बाई गामा 4 माइनस 1, प्लस पांचवें के लिए, समझ में आ रहा है या नहीं, गामा 5 माइनस 1। अब ये सब को मिक्स किया है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 बाई गामा मिक्सचर माइनस 1। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है जितने भी गैस, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट में मिक्सचर में इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मिक्सचर का देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड ही रहता है, तो जितने भी गैसेस को तुम मिक्स करोगे सभी के इंटरनल एनर्जी को सिंपली तुम्हें ऐड कर देना है, बात खत्म। U1 प्लस U2 प्लस U3 ये सबको ऐड करते जाइए, बस U ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा, N1 CV1 T1। U का इक्वेशन अब बोलोगे NCV2, अरे हाँ U के लिए हम लोगों ने NCVT लिखा था, एक सेकेंड पीछे जाते हैं, लिखा था या नहीं लिखा था देखना पड़ेगा ना। CV किधर चला गया, U, ये देखो CV तो FR/2 हो गया, एंड व्हाट इज U, ये देखते, अरे इसको यहाँ पर लिखना ही छूट गया। चलिए यहाँ पर इसको फटाफट ऐड कर लीजिए। ये देखो जब यहाँ पर F इंटू, यहाँ पे देख F इंटू R/2, FR/2 ऐसा एक टर्म बन गया, और दूसरा एक N को एक तरफ लिख दिया N और T, तो देखो N रह गया, T रह गया और यहाँ पर CV रह गया। तो क्या हम लोग इस U को NCV इंटू T नहीं लिख सकते, है ना? तो मतलब FR/2 को बस CV से रिप्लेस कर दो, डन। तो U कैन बी रिटन एज NCV इंटू T, ये तो एक्सप्रेशन हो ही सकता है, बट इसको ऐसे भी ध्यान में रखना चाहिए, डन। चलिए कम बैक, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। यस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। तो क्या लिखेंगे U के जगह पर, बता, U के जगह पर बोल NCV इंटू T। ठीक है, तो U1 के लिए क्या लिखोगे, N1 CV1 T1, U2 N2 CV2 T2, U3 N3 CV3, जितने भी गैसेस हैं सबके लिए ऐड कर दे U ऑफ मिक्सचर। ये पूछता फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, डन है। अगर हम लोग इसका यूज करें तो इससे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी निकाला जा सकता है। तो देखो U मिक्सचर U1 प्लस U2, मान लो दो ही गैस को मिक्स किया, तो U मिक्सचर को क्या लिखेंगे, NCV इंटू T, तो N की जगह N1 प्लस N2, CV की जगह CV ऑफ मिक्सचर, T की जगह T ऑफ मिक्सचर इक्वल टू U1 प्लस U2। बस इसको सॉल्व कर देंगे, T ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा, T ऑफ मिक्सचर N1 CV1 T1 डिवाइड बाय दिस। ओके, नाउ व्हिच ऑल द लॉज गेटिंग फॉलोड इन दिस, तो देयर आर टू लॉज, दो ही लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब तक वो डिसोशिएट नहीं करेगा तब तक नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कंजर्व्ड, और डिसोसिएशन को अभी हम लोग पार्ट में नहीं ले रहे हैं, डन। ओके, नाउ स्पीड मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग तीन तरह के स्पीड को डिफाइन करते हैं। डेफिनेटली ये सारे काम जो है ना, ये हाई लेवल का मैक्सवेल का किया हुआ है। ओके, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स को जब स्टडी किया गया तो उसमें तीन तरह का स्पीड हमें मिला, एक मिला एवरेज, एक मिला मोस्ट प्रोबेबल, एक मिला आरएमएस। एवरेज वो स्पीड है जो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कुछ लोअर कुछ हायर स्पीड से मूव कर रहे थे, सबका एवरेज लिया। मोस्ट प्रोबेबल वो स्पीड से जिसमें से कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे। और आरएमएस स्पीड को डिफाइन किया गया विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बनाता है टेम्परेचर, इसका मतलब आरएमएस स्पीड का डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, डन है। ओके, तो अगर हम लोग इसके लिए एक ग्राफ भी प्लॉट कर दें, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस स्पीड, इसका उतना कुछ जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर जो बहुत सारे गैसेस हैं उन सभी गैस मॉलिक्यूल्स का हम लोगों ने स्पीड को प्लॉट किया, और प्लॉट करने पर कुछ इस तरह का ग्राफ आया। तो इसमें तीन तरह का, इसमें हमने जो स्पीड डिफाइन किया है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहला जो ये पीक वाला जो आ रहा है तुम्हारा, ये पीक वाला, वो पीक वाला कौन सा वाला है, मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद कौन सा आ रहा है, एवरेज। उसके बाद कौन सा आ रहा है, आरएमएस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, आरएमएस का। तो तुम किसी भी तरीके से इसको एक सीक्वेंस में बना लो, तो लोअर से हायर या हायर से लोअर। तो लोअर से हायर मार, MAR मार,
एम से मोस्ट प्रोबेबल, ए से एवरेज, आर से आरएमएस। नाउ इसके वैल्यूज भी जानना जरूरी है। तो जैसे देखो मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 KT बाई एम, ये हो गया पर मॉलिक्यूल के लेवल पर, तो K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और M हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एवरेज 8 KT बाई देयर इज द मिस्टेक, 8 KT बाई पाई एम है यहाँ पर, 8 KT बाई पाई एम, 8 KT बाई पाई एम, एक सेकेंड, 8 KT बाई पाई एम है, 8 KT बाई पाई एम डन है। और आरएमएस स्पीड है 3 KT बाई एम। क्लियर? ओके, यहाँ पर बचे जिसने लिखा है फटाफट सही करो, 8 KT बाई पाई एम, ये वन मॉलिक्यूल के लिए लिखा हुआ है। अगर यहीं पर 1 मोल के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो Na इंटू के भी हो जाएगा R, तो 2RT बाई एम नॉट बन जाएगा, एम कैपिटल एम, तो वो मोलर मास बन जाएगा। ऐसे 8RT बाई पाई एम नॉट, ऐसे 3RT बाई एम नॉट। डन है? ओके। RMS speed determines temperature, that is kinetic energy of the gas molecule. Done. For a particle to escape out from Earth, RMS speed has to be greater than the escape speed. Why RMS speed? Because RMS speed only determines what? Temperature, that is kinetic energy. तो वो kinetic energy उसके escape speed से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, RMS वाले को। तो इस तरीके से ये भी एक बार कोई का क्वेश्चन है। डन? चलो समझ में आ गया यहाँ तक का बात। आगे चलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल हमेशा किसी भी टेम्परेचर पर रैंडम मोशन में लगे होते हैं, तो कोई भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में ऑन एन एवरेज जितना डिस्टेंस, इट इज द एवरेज पाथ लेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो दो, जैसे एक यहाँ एक कॉलिजन हुआ, एक कॉलिजन यहाँ हुआ, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना ये डिस्टेंस ऑन एन एवरेज, तो जैसे λ1, λ2, λ3, λ4, तो सबका एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये तो ये इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1/√2 πd² n। जहाँ पर ये जो d दिख रहा है वो है डायमीटर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, तुम इसके जगह पर 2 टाइम्स रेडियस भी लिख सकते हो 2r, तो जैसे d² होगा तो वैसे 2r का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4r² भी हो सकता है, r²। डन है? ओके। ये जो n है तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर डेंसिटी है ये। तो स्मॉल n को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम, इसको मोल्स मत समझ लेना। ओके। PV = NKT, ये क्या है अपना आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें तुम कैपिटल N बाई V अगर करोगे तो वही स्मॉल n है, जिसके जगह पर तुम P/KT भी लिख सकते हो, और यहाँ P/KT को रिप्लेस करोगे तो P नीचे रहेगा, KT ऊपर चला जाएगा। डन है? चलो यस, ये रहा √2 πd² n के जगह पर P/KT। तो तुमको ध्यान रखना है कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मीन फ्री पाथ प्रेशर पर डिपेंड करता है, मीन फ्री पाथ ये डायमीटर पर डिपेंड करता है। डन। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, PV = nRT होता ही है, हम लोगों को ये P निकाल लेते हैं, तो P ऐसे T, जैसे कि वहाँ पर था ना VRMS का वैल्यू क्या आया था, तो VRMS का वैल्यू आया था VRMS √3RT/m0, ठीक है। तो वहाँ से T का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दो, तो जो एक इक्वेशन आ जाएगा ना, तो उसके टर्म्स में प्रेशर बनेगा। तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, रुको मैंने इधर दिखाया भी है, यस, ये P = 1/3 VRMS का स्क्वायर। तो बहुत बार ऐसे करके पूछ भी लेता है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, P = 1/3 मतलब होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लेते हैं कि अगर n × m कर दें इंटू VRMS का स्क्वायर कर दें तो भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेंसिटी बनना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स है वो मान लिया मैंने n है 1 यूनिट वॉल्यूम में, और m एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनफैक्ट एक बार क्वेश्चन भी आया था रो के जगह पे nm लिख करके। डन है? तो ये था हमारा किस पार्ट का रिवीजन, KTG का। तो KTG का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।